देखो, लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है ना, वो हम सभी को बहुत कुछ सिखा के गया है। और क्या सिखा के गया है, हम सभी ने क्या सीखा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट 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 पॉइंट आपको समझने हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों देखो क्या सीखा, कि दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है कठिन और एक प्रश्न होता है सरल। ये दो तरह के प्रश्नों की कैटेगरी होती है। कठिन प्रश्न आप वो मान सकते हो दोस्तों जो हमने पढ़े ही नहीं थे, जो हमारी पहुंच से बाहर है, हमने बिल्कुल देखे ही नहीं आज तक। और सरल प्रश्न वो होते हैं जो सब हमने पढ़े थे, जो हमारी पहुंच से बाहर थे। रियलिटी क्या हुई, समस्या क्या हुई, कि स्टूडेंट इस वजह से परेशान नहीं है कि वो कठिन प्रश्नों में उलझ गया या फिर ऐसे प्रश्नों में उलझ गया जो पढ़े ही नहीं थे। पहली समस्या ये देखने को मिली, महसूस हुई मुझे, कि जो प्रश्न पढ़े हुए थे, सरल कैटेगरी में थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो प्रश्नों में भी गलतियां कर दी, उनमें भी उनसे गलती हुई है। और वो इस वजह से सबसे ज़्यादा परेशान है कि उनकी समस्या ये है कि वो गलती करके आ गए और पढ़े हुए प्रश्नों को भी गलत कर गए। इससे नुकसान क्या हुआ, मान लो ऐसे दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा हुआ जो गलत हो गया आपसे, तो जहाँ एक सही हो के एक नंबर मिलता, वहाँ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो एक क्वेश्चन की गलती से हमें 1.25 नंबर का नुकसान उठाना पड़ा। और ऐसी परीक्षा में जहाँ आधे आधे नंबर, पॉइंट पॉइंट नंबर की वैल्यू हो, तो वहाँ आपसे दोस्तों मान लो इस तरह की अगर 5 गलतियाँ हो जाती हैं, तो 5 का गुणा जब 1.25 में करोगे तो देखो कितना तगड़ा नुकसान हो गया। 5 आते हुए चले भी गए, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का दंड दे गए। तो ये सबसे बड़ी उलझन है। लोग इसलिए परेशान हो गए कि उनसे सवाल, जो आते हुए सवाल थे, वो गलत हो गए। अगर आपसे भी ऐसा हुआ है तो दोस्तों इसको कैसे सुधारा जाए, इसको सुधारने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आप को 1 घंटे अकेले में समय बिताओ। 1 घंटे अपने आप से पूछो कि ऐसी वो क्या समस्याएं हैं, क्या वो एग्ज़ाम प्रेशर है, या वो ऐसे कौन से नैतिक दबाव, नैतिक चिंता, नैतिक तनाव है, ऐसी क्या चीज़ है। आप अपने आप से, अपने आप को एकांत में बैठ के, बिल्कुल किसी से मत पूछो, खुद एकांत में अपनी आत्मा से पूछो कि वो ऐसी गलतियाँ क्यों होती हैं। और मुझे लगता है कि एकांत में अगर आप 1 घंटे अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको वो जवाब मिलेंगे जो कोई नहीं दे सकता। तो एक तो दोस्तों मुझे ये समस्या सबसे बड़ी लगी जो हमने इस एग्ज़ाम से सीखी, कि पढ़े हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं और बार बार ये गलतियाँ हो रही हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों मैंने सीखी, या इस एग्ज़ाम को लेके मेरी जो राय है, वो कंटेंट को लेके भी है। दिक्कत क्या आती है कि लोग जैसे ही फॉर्म भरने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, आपने भी तैयारी 1-2 महीने में खूब जोर लगा के करी होगी, लेकिन 2 महीने में इतना वास्ट सिलेबस तैयार करना पर्याप्त नहीं है। अगर आप दोस्तों तैयारी करो ना, चाहे एक बार करो, ढंग से करो, अच्छे से करो। जैसे मान लो आप गदर पार्टी पढ़ रहे हो और ये गदर पार्टी से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, तो यही मत पढ़ो कि साहब इसका हेडक्वार्टर साहब सैन फ्रांसिस्को में था। समस्या क्या है कि लोग जल्दबाजी में बस ऊपरी ऊपरी पढ़ रहे हैं कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में, इतना पढ़ लिया, आगे बढ़ो, और थोड़ा बहुत और पढ़ लिया, 1913 में स्थापित हुआ, बात खत्म। जी नहीं, अब वो जमाना जा चुका। अब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में खोला गया था। और मैं दोस्तों, हमने अपनी क्लास में कराया भी है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ हमारे से आया, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से, हमने, मेरे जो प्रोग्राम्स चलते हैं, मैं उसमें पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका जो कंटेंट आपको मिले वो भैया बेहतरीन हो। और दोस्तों अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो नहीं हो, ये सब मतलब, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे प्रोग्राम में शामिल हो जाओ, इस तरीके का मैं इंसान हूँ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही आप चाहे किसी बुक से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, भाई आपको उस टॉपिक की फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आज के ज़माने के कंपटीशन में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऊपर ऊपर से आप पढ़ गए साहब गदर पार्टी 1913 में स्थापित हुई थी, लाला हरदयाल ने की थी, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था, बात खत्म हो गई। नहीं जी नहीं, अब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन लोग सहयोगी थे। इसका जो पत्र आता था गदर, वो कब उर्दू में आया, कब पंजाबी में आया, पंजाबी में आया तो किसने निकाला, उर्दू में आया तो किसने निकाला, साप्ताहिक अखबार था या दैनिक अखबार था, डेली आता था कि सप्ते में आता था या मासिक आता था वो पत्र। मतलब आपको फिर किसी भी टॉपिक की, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उसकी फिर आपको XYZ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए आपको अच्छा कंटेंट चाहिए। और कंटेंट दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सिर्फ हमारे में से, नहीं भैया, आपको अच्छी किताबों में भी कंटेंट मिल जाएगा। परीक्षा वाणी की किताब आती हैं, उसमें भी वो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। दृष्टि की क्विक बुक्स आती हैं, उसमें भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों बुरा मत मानना, अगर आप सोचते हो कि पूरी GS आप 300-400 पेज के किसी शॉर्ट नोट से पढ़ लोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे भाई। आप पढ़ के चले जाओगे, आपको रियलिटी में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। आप 40% क्वेश्चन कर पाओगे बस, लेकिन 40% से आपका समस्या समाधान थोड़े होगा।
जैसे कई लोग क्या करते हैं, मान लो लूसेंट पढ़ गए साहब, लूसेंट पढ़ ली, 300-350 पेज में पूरा जीएस हो गई, या लूसेंट जैसी कोई गाइड बुक कर ली। बहुत सारी किताबें आती हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो मेरे पे मतलब केस कर देंगे उल्टा सीधा कि आप हमारी किताब का वो कर रहे हो, मतलब बदनामी कर रहे हो, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। लेकिन आप समझ सकते हो कि 300 पेज में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, पूरी जीएस अगर आप सोचते हो 300-400 पेज में हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी। आपको स्पेसिफिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आपको हिस्ट्री के लिए अलग एक पूरी बुक लेनी है जिसमें एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री हो। आपको ज्योग्राफी अगर पढ़नी है तब भी अच्छे कंटेंट से पढ़ो। आप अगर किसी का कोर्स से भी पढ़ रहे हो, किसी का बैच भी ले रखा है, मान लो हमारा भी ले रखा है, किसी का भी ले रखा है, तो उस पर फिर इतना मतलब गहराई में पढ़ने की आपको आवश्यकता है। कुल मिला के बैच से पढ़ो, किताबों से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, जहाँ से पढ़ो भैया, लेकिन ये ध्यान रखो कि अब ऊपरी ऊपरी पढ़ के अगर आप जा रहे हो तो काम नहीं होगा। जैसे मैंने गदर पार्टी का ये एग्जाम्पल दिया, आपको पूरी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। एक समस्या दोस्तों ये मतलब इसको आपको सुधारना पड़ेगा। एक आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि UPSSC की जो परीक्षाएँ हैं, इसमें अपनी जवानी तबाह मत करना। UPSSC एक ऐसा कमीशन है जिसका न तो कोई पैटर्न फिक्स है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, ना ही इनका कोई स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि एक होता है प्रश्न अच्छे बनाए, एक होता है कि प्रश्न बना दिए बस ऐसे बना दो कि कोई कर ना पाए। जैसे जो अपना UPPCS का एग्ज़ाम होता है, इसमें भी पेपर में कठिन प्रश्न आते हैं, लेकिन वो दिमाग लगा के साइंटिफिक नॉलेज तरीके से जिसने डेप्थ में पढ़ाई किया, वहाँ इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। UPSSC में पेपर एकदम रैंडम आता है, तुक्केबाजों की यहाँ पे सफलता ज़्यादा देखने को मिलती है। कंप्यूटर ऐसा पूछ लेंगे कि कंप्यूटर के कोई वैज्ञानिक ना कर पाए, सवाल ऐसे पूछेंगे कि साहब कोई कंप्यूटर का वैज्ञानिक भी ना कर पाए, और कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे कि बच्चा भी कर दे। तो वो चीज़ें UPSSC में रहती हैं। अगर आप इन्हीं सिर्फ UPSSC के एग्ज़ाम्स के बेस्ड या एग्ज़ाम के भरोसे हो तो ये भी नैतिक रूप से सही नहीं है। आप स्टैंडर्ड्स यानी RO की जो परीक्षाएं होती हैं, कम से कम एक इनका स्टैंडर्ड तो बना हुआ है, तो इन परीक्षाओं की तैयारी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करो। UPSSC का एग्ज़ाम तो बस ऊपर वाले का नाम लेके दे आया करो, ताकि अगर आपको मतलब फंस जाए, आपकी किस्मत में हो, अच्छा पेपर हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, दो ज़रूर, सब दो, सबको एग्ज़ाम कोई छोड़ना नहीं है, दे ज़रूर लो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ UPSSC के भरोसे भी बैठना बहुत नैतिक नहीं है। ना तो ये वेटिंग लिस्ट निकालते, ना ये साहब कोई स्टैंडर्ड फॉलो करते, ना मतलब आप जानते हो इसमें कुछ बताना नहीं है। तो मैंने 3 तरह की आपको बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दी। एक तो आप सरल सवालों को बार बार गलत मत करा करो, जो पढ़े हुए सवाल हैं उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एकांत में अपने आप से पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात यह है कि कंटेंट को लेके थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लो, ठीक साहब। और तीसरा ये कि UPSSC के ही सहारे अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। शुक्रिया।